दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई है। अब कंपनी ने बहुत सारे प्रस्ताव पास किए जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी जरूरी है। तो इसके लिए ई वोटिंग लाइन खुलेगी जिसके माध्यम से शेयर होल्डर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। डेट कब है? और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि वोडाफोन आइडिया जो काफ़ी बड़ा फंड रेज करने जा रहे हैं, आने वाले निकट भविष्य में अपना कैपेक्स बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछड़ गए जियो और एयरटेल से। ऐसे में उन्होंने अपनी रणनीति को बदला है। यहाँ पे देख सकते हो कि नवंबर के जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए वो भी काफ़ी उत्साहवर्धक है। वैसे तो स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्म है। आप देख सकते हो 19 रुपये पे स्टॉक जाके इस समय 8 रुपये के आसपास है। तो इसने तो बहुत ज़्यादा नुकसान करवा दिया है। बीच में जब IPO लाया गया था आप देखें तो उसमें भी 11 रुपीज़ की प्राइस पे बहुत सारे निवेशक एंट्री मारे थे, लेकिन वहाँ से भी स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। तो ऐसे में काफ़ी लोगों को चिंता भी होती है कि आखिर वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या है। समझने की कोशिश करते हैं वोडाफोन आइडिया में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह की लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत 8 रुपीज़ पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग फ्राइडे की 7.99 के आसपास थी। इंट्राडे में 7.96 का लो बना, इसका मतलब स्टॉक के अंदर हमने आज हल्की सी गिरावट देखी है क्योंकि शुरुआत दबाव में हुई थी बाजार की। बाजार में कोई खास तेज़ी नहीं है, लेकिन जो हाई है वो 8.05 का है, यानी एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस समय 8 रुपये के आसपास है, जहाँ पे शुरू हुई थी, सुबह की शुरुआत हुई वहीं पे 0.13% की हल्की सी तेज़ी के साथ। वैसे वॉल्यूम ज़बरदस्त है, रोज़ के जैसे ही पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में अभी नंबर 1 पे ही है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी दिनों से स्टॉक आपको 8 रुपीज़ के आसपास ही दिखाई देगा। इस महीने की शुरुआत में आप देखें 2 दिसंबर को स्टॉक 8.28 के आसपास था। 2 दिन की गिरावट हुई, 3 दिसंबर तक गिरते हुए 8.21 पर आया, लेकिन 4 दिसंबर को इसमें कुछ तेज़ी बनी, 8.42 हुआ। उसके बाद देख सकते हो कि फिर गिरावट हुई, 5 दिसंबर को स्टॉक फिर 8.08 पर आया, 6 दिसंबर को तेज़ी बनी, लेकिन उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई। नतीजा ये रहा कि 8 का स्तर तोड़ा और 12 दिसंबर को देखिए स्टॉक 7.86 पर चला गया, लेकिन उसके बाद फिर से 2 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव माहौल बना है। ओवरऑल देखें तो एक सीमित दायरे में ही स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में मात्र 21% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसने जिसने निवेश किया होगा वोडाफोन आइडिया में उसको कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 3 सालों में तो यहाँ पे 45% का ज़बरदस्त लॉस हो गया है, यानी निवेशक इसमें फंस गए। पिछले 1 साल में भी यहाँ पे 43% की निगेटिव रिटर्न ही मिला है, यहाँ पे नुकसान ही हुआ है। और पिछले 3 महीनों में भी 39% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी लगातार ये स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस किया है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 9% के आसपास की तेज़ी बनी है। वन डे के हिसाब से लगभग 0.13% की तेज़ी है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि कंपनी ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। 7 जनवरी 2025 को होगी, मंगलवार के दिन। और इसमें कंपनी अपने जो फैसले लिए उसके ऊपर शेयर होल्डर की रजामंदी लेगी। इसकी जानकारी देख सकते हो कि अलग अलग लीडिंग न्यूज़पेपर्स में दी गई है, जिसमें आप देखोगे बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर है, ये ऑल इंडिया के लिए उन्होंने दी है। इसके अलावा संदेश गुजराती पेपर में दी है और वेस्टर्न टाइम्स ये भी गुजराती पेपर है। तो 14 दिसंबर को इसकी जानकारी दे दी गई है और ये एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी पेपर में आ चुकी है। तो जितने भी वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर हैं वो ई वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ई वोटिंग के लिए जो फ्राइडे और 3 जनवरी 2025 से देख सकते हो कि इसकी शुरुआत होगी सुबह 9 बजे से और ये 6 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे क्लोज हो जाएगी। तो अगर आप भी वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर हैं तो आपको अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसके फेवर में भी वोट दे सकते हैं और आप चाहे तो इसके प्रस्ताव के खिलाफ भी वोट दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इस ई वोटिंग के लिए जो कट ऑफ डेट है वो मंगलवार 31 दिसंबर 2024 है, यानी 31 दिसंबर 2024 के पहले पहले जिसके भी डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल है यहाँ पे अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए। और इस समय भी अगर आप शेयर खरीदते हो तब भी आप इसमें वोटिंग का अपना अधिकार पाएंगे। तो कट ऑफ डेट आपको ध्यान रखते हैं 31 दिसंबर। उसके बाद अगर आप शेयर खरीदते हो तो आप
उसके हकदार नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप वोटिंग राइट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये देख सकते हो कि 31 दिसंबर के पहले जो भी शेयर होल्डर है वो इस पूरे प्रोसेस को जान सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए उनको आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा और आप उसमें जाके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे देखो कंपनी ने 50,000 करोड़ से लेके 55,000 करोड़ के बड़े कैपेक्स का ऐलान किया है। आने वाले 3 से 4 सालों में कंपनी ये खर्च करेगी। 4G सर्विस जहाँ पे बाकी है वहाँ पे पूरी कर दी जाएगी पूरे इंडिया के अंदर, और 5G नेटवर्क को बिछाया जाएगा, क्योंकि 5G रोल आउट अभी तक इन्होंने नहीं किया है। तो उसके लिए कंपनी भारी भरकम खर्च करने जा रही है। साथ में कंपनी अपने टैरिफ भी बढ़ाने की तरफ संकेत दे रही है कि कंपनी आने वाले समय में फिर से अपनी टैरिफ बढ़ाएगी। वैसे यह एक तरह से देखें तो ये झटका हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी देख सकते जुलाई 2024 में ही कंपनी ने टैरिफ बढ़ाया, और सिर्फ वोडाफोन आइडिया ने नहीं, एयरटेल ने और जियो ने भी बढ़ाया। तब से इनके कस्टमर बेस में कमी आई है, क्योंकि अब काफ़ी महंगा हो गया टैरिफ, और अगर बढ़ाएंगे तो कस्टमर और कम हो सकते हैं, जिससे कंपनी का देख सकते हो कि रिवेन्यू घटता हुआ दिखाई दे सकता है। 2021 के बाद पहली बार 2024 में ही टैरिफ बढ़ा है, और ये देख सकते हो कि उसके बाद यहाँ पे इन कंपनियों के लिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन कंपनियाँ कह रही है कि अभी भी हम दूसरी देशों के मुकाबले सस्ता दे रहे हैं नेटवर्क। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पे कमिटमेंट रखा है कि हम यहाँ पे इस समय मोबाइल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट देंगे। तो इस समय जो टेलीकॉम सेक्टर है ये सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा पिलर है देश में। आप समझ सकते हो कि जितने भी कामकाज होता है सैटेलाइट के माध्यम से, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, चाहे वो बैंकों को मिले या फिर कॉलेजेस को हो, हॉस्पिटल को हो, हर तरह की इंटरनेट सुविधा जो प्राप्त होती है वो टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से होती है। और इसीलिए टेलीकॉम सेक्टर को मजबूती देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडिया की इकोनॉमी में अगर ग्रोथ आएगी तो वो टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से ही आएगी, और इसीलिए हम इसके लिए तैयार है। हम जितना चाहे उसको फंड प्रोवाइड करने की जरूरत तो फंड प्रोवाइड करेंगे, कोई पॉलिसीज़ में बदलाव करना होगा, कोई इंसेंटिव देना होगा, वो सब करने को बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 प्लेयर होने चाहिए, ताकि सपोर्ट बना रहे इस इंडस्ट्रीज़ को और एक अच्छी कंपटीशन हो, लोगों को फ़ायदा हो। एटलीस्ट आने वाले समय, जैसे अभी इस समय आप देखें तो 4 बड़े प्लेयर हैं, जिसमें 3 प्राइवेट और 1 सरकारी है, तो ये बने रहना चाहिए। इसका मतलब ये है, उनका कहने का मतलब कि आने वाले समय में भी वोडाफोन आइडिया को संजीवनी देगी सरकार, उसको डूबने तो नहीं देगी। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि वोडाफोन आइडिया में सरकार की भी बहुत बड़ी स्टेक है, तो एक तरह से सरकार को भी इस कंपनी के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी ही होगी। अब यहाँ पे नवंबर के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी हमारे सामने आ गए हैं, तो देख सकते हो कि 30 नवंबर के हिसाब से जो कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 259 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, परंतु उनकी होल्डिंग में 10.69% की मंथ ऑन बेसिस पे कमी आई है। ICICI प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज ने भी यहाँ पे 231 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में 0.55% की कमी आई है। इसके अलावा इन्वेस्टको इंडिया आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 210 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन 70.1% की मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी हुई है, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्रेज ने 178 करोड़ का यहाँ पे निवेश किया है, परंतु उनकी होल्डिंग में 14.31% की मंथ ऑन बेसिस पे कमी आई है। यानी आदित्य बिरला ग्रुप खुद ने यहाँ पे अपने कंपनी के जो इक्विटी उसको बेचा है, अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ने 164 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी 20.54% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 152 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 1.53% बढ़ी है मंथ ऑन बेसिस पे। इसके अलावा देखें तो टाटा आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 136 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.41% की होल्डिंग घटी है मंथ ऑन बेसिस पे। DSP आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 136 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 0.32% मंथ ऑन बेसिस पे कम हुई है। इसके अलावा ICICI प्रू इक्विटी ने 83.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 361 फोकस इक्विटीज ने 76.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी मंथ ऑन बेसिस पे कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये एक तरह से खबर डिसअपॉइंट करने वाली है कि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम किया, अभी बने हुए लेकिन होल्डिंग ट्रिम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आदित्य बिरला ग्रुप ने खुद अपनी होल्डिंग ट्रिम की है। यानी एक तरह से ये थोड़ी सी चिंता का विषय तो है, और क्यों ना हो, देखो स्टॉक अंडर परफॉर्मर है, काफ़ी समय से नीचे ही जा रहा है, और म्यूचुअल फंड को भी आगे जवाब देना होता है, तो फिर उन्होंने अपनी यहाँ पे बिकवाली की है। आने वाला जो समय है कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।